समाज सुधारक के रूप में ज्योतिबा फुले का योगदान। ज्योतिराव गोविंदराव फुले 1827 से 90 पर ब्राह्मण विरोधी होने का नकारात्मक रवैया रखने का आरोप लगाया गया। वह दलितों के शोषण, जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। फुले का 19वीं सदी के समाज सुधारकों में अद्वितीय स्थान है, जबकि अन्य सुधारकों ने परिवार और विवाह की सामाजिक संस्थाओं में सुधार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। फुले ने अन्यायपूर्ण जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके तहत लाखों लोग सदियों से पीड़ित थे। ज्योतिबा के पास दलितों के उत्थान के लिए एक सकारात्मक सामाजिक दर्शन था। हम ज्योतिबा के कार्यों के आधार पर उनके सामाजिक विचारों का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। ज्योतिबा फुले के दर्शन को समझने और उसकी सराहना करने के लिए किसी को उनकी उम्र के दौरान और उससे पहले महाराष्ट्र में सामाजिक राजनीतिक स्थिति की स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छत्रपतियों को नाम मात्र के राजाओं की स्थिति में ला दिया गया। वास्तविक सत्ता ब्राह्मण पेशवाओं के हाथ में चली गई थी। सभी गैर ब्राह्मणों को द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की स्थिति में धकेल दिया गया। दीवानी और फौजदारी कानून स्पष्टतः ब्राह्मणों के प्रति पक्षपातपूर्ण था। लगभग सभी उच्च पद ब्राह्मणों के पास थे। गैर ब्राह्मणों को कदम कदम पर सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अछूतों की स्थिति भयानक थी। महाराष्ट्र में सेवाओं और सामान्य सांस्कृतिक जीवन में स्पष्ट वर्चस्व था। सदी के अंत तक इसकी परिणति ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलनों में हुई। महाराष्ट्र में सबसे पहले ब्राह्मण विरोधी हमले की आवाज 1870 के दशक में ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 और अपने संगठन सत्यशोधक समाज 1873 के साथ उठाई थी। पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निचली जाति को बचाने की आवश्यकता की घोषणा की। 19वीं सदी में कई आंदोलनों या तथाकथित कट्टरपंथी आंदोलनों ने जाति व्यवस्था जैसे सामाजिक संगठनों के बुनियादी सिद्धांतों पर सवाल उठाया। ज्योतिबा फुले ने तर्क दिया कि यह ब्राह्मण वर्चस्व और सत्ता और अवसरों पर उनका एकाधिकार था, जो शूद्र और शूद्र विरोधी जातियों की दुर्दशा की जड़ में था। इसलिए उन्होंने भारत के आर्यीकरण के प्राच्यवादी सिद्धांत को उल्टा कर दिया। ज्योतिबा फुले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण विदेशी आर्यों की संतान थे, जिन्होंने भूमि के मूल निवासियों को अपने अधीन कर लिया था और इसलिए अब संतुलन की आवश्यकता है। और उस सामाजिक क्रांति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दोनों गैर आर्यों को एकजुट करने की मांग की। ब्राह्मण किसान जातियों के साथ साथ दलित समूह भी जाति व्यवस्था के स्टील फ्रेम में तथाकथित निम्न वर्गों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। सामाजिक समानता। ज्योतिबा फुले ने दावा किया कि जाति की असहाय स्थिति के कारण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। धरती के पुत्र उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया। कट्टरता और जातिगत भेदभाव। 1851 तक प्रवेश महाविद्यालय केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित थे, नहीं जनता को शिक्षित करने का प्रयास किया गया। सरकार ने असमर्थता जताई है। जन शिक्षा की एक योजना शुरू करें। 19वीं सदी के अंत में ईसाई मिशनरियों ने दलितों के बीच काम करना शुरू किया और औपनिवेशिक सरकार ने संस्थाओं को प्रायोजित किया इन वर्गों के बीच शिक्षा का प्रसार। हालांकि ईसाई मिशनरियां हमेशा से नहीं थीं दलितों के बीच सुधार के आक्रामक एजेंट, क्योंकि वे अक्सर असहिष्णु समाज और दोहरी नौकरशाही के दबाव के आगे झुक जाते थे। इसके अलावा मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म में धर्मांतरण की भी आशंका थी। बीमारी का सही निदान करने के बाद ज्योतिबा ने मारक औषधि निर्धारित की। उन्होंने यह भी पाया कि बुराइयों का मूल कारण अज्ञानता है, इसलिए उन्होंने जनता को शिक्षित करने का कार्य अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत के लिए एक योजना पर विचार किया। 1848 में ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। यह विद्यालय समाज के सभी वर्गों के लिए खोला गया था। पूना में मिशनरी स्कूलों की मौजूदगी के बावजूद मुख्य रूप से धर्मांतरण के मुद्दे के कारण यह बहुत लोकप्रिय हो गया। ज्योतिबा को इस स्कूल के लिए महिला शिक्षिका नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को खुद पढ़ाया और बाद में उन्हें स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। तत्कालीन सामाजिक सोच के विरुद्ध जाने के इस साहस का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। बाद में सामाजिक दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्कूल बंद कर दिया गया। ज्योतिराव ने 1852 में अपने ब्राह्मण मित्रों गोवंडे और वाल्वेकर की मदद से इसे फिर से खोला। मौजूदा सामाजिक वर्जनाओं के अनुसार अछूतों के बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं जा सकते थे। ज्योतिबा किसी भी प्रकार के शोषण के
खिलाफ थे। 1852 में उन्होंने अछूतों के लड़के और लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया। शुरुआत में उन्हें स्कूल के रखरखाव के लिए अपनी अल्प आय से खर्च करना पड़ा। बाद में राजस्व आयुक्त श्री रीव्स के प्रयासों से स्कूलों को सरकार से विशेष वित्तीय सहायता मिली। चूंकि स्कूल के समय में कोई भी बच्चों को पानी तक नहीं देता था, इसलिए उन्होंने उन्हें अपनी टंकी से पानी पीने की अनुमति दी। ज्योतिबा अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की वकालत करने वाले अग्रदूतों में से एक थे। उन्होंने मांग की कि सरकार को जनता को शिक्षित करने के लिए भू राजस्व से एक बड़ी राशि खर्च करनी चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि यदि लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में नहीं भेजते हैं तो सरकार को उनके लड़कों और लड़कियों को स्कूलों में लाने के लिए बल प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा पर हंटर कमीशन के समक्ष उन्होंने जो साक्ष्य दिए उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए 11वीं शिक्षा ज्योतिबा के बिंदुओं के उत्तर में आयोग ने टिप्पणी की कि यह वांछनीय है कि भारत की पूरी आबादी साक्षर होनी चाहिए और ऐसी सामान्य साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए उसने विशेष रूप से पिछड़े समुदाय की शिक्षा के लिए विशेष धनराशि निर्धारित करने की सिफारिश की। जाति प्रथा उनके लिए अभिशाप थी। ज्योतिबा उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने इसकी रचना की लोगों को हमेशा के लिए बनाए रखने के ये पदानुक्रम स्थापित करें। अलग करना, वह मनुष्य की समानता में दृढ़ विश्वास रखते थे। वह 1873 में ही यह घोषित करने का साहस था महारों और मंगा के पूर्वज और बाकी लोगों के पूर्वज एक ही थे। उन्होंने अछूतों की सामान्य वंशावली का पता लगाया और जाति हिंदू यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों ने भी नहीं। इस साहसिक कथन के लिए उसे क्षमा करें, वे करने योग्य नहीं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचारों को भूल जाओ, उन्होंने मना कर दिया। उसका अंतिम संस्कार करो। तृतीय, वह लगातार इसके लिए काम कर रहे थे, जाति व्यवस्था का उन्मूलन उन्होंने आगे रखा, यह साबित करने के लिए तार्किक तर्क की व्यावसायिक जातियां वंशानुगत नहीं होती थीं। वह बताया कि बुद्धिमान के बच्चे जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों के पास यह कौशल हो, उनका पिता दूसरी ओर कुछ हो सकते हैं। तथाकथित पिछड़ों के बीच प्रतिभाशाली युवा कक्षाएं जिन्हें यदि उपयुक्त अवसर दिया जाए तो ऐसा करेंगे, स्वयं को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ सिद्ध करें। उसके पास है दलित जैसे माली, मांग, महार आदि महान हैं। शूद्रों की मुक्ति एक थी जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया, स्थापित करना। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने घोषणा की कि वह अंतर भोजन करेंगे किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ। इसका स्वरूप बाद में परमहंस द्वारा सह भोजन का भी पालन किया गया। बंबई में सभा इससे भी आगे बढ़कर पूछा, सदस्य को एक ही गिलास से दूध पीना है, जातिगत बाधाओं को हटाना। ज्योतिबा ने ब्राह्मणों की निंदा की, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार करता है कि ब्राह्मणों के प्रभाव में है पश्चिमी विचार और सभ्यता बदल गई है। फिर भी वह इस बात पर जोर दिया गया कि उन्होंने अपना समय नहीं छोड़ा। श्रेष्ठता की पोषित धारणाएं में उसका उद्देश्य था जातिविहीन समाज की स्थापना करें। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। समाज का उद्देश्य और उद्देश्य थे: 1. शूद्रों को ब्राह्मण की दास्ता से मुक्त करना। 2. शूद्रों को धार्मिक अनुष्ठानों से मुक्त करना, ब्राह्मणों द्वारा अपनी नकली किताबों में वर्णित। और 3. सलाह और शिक्षा के माध्यम से उन्हें अपने अधिकारों को समझने में सक्षम बनाना। समाज के प्रत्येक सदस्य को शपथ लेनी होती थी जिसमें वह स्वीकार करता था कि सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं और इसलिए एक दूसरे के भाई हैं। प्रत्येक सदस्य को यह भी घोषित करना था कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके बच्चे ठीक से शिक्षित हों। शपथ में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। वे मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं रखते थे। ज्योतिबा मुसलमानों और ईसाइयों के जातिविहीन समाज से भी प्रभावित थे। उन्होंने यहाँ तक घोषित किया कि दयालु विधाता ने शूद्रों को ब्राह्मणों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए मुसलमानों को इस देश में भेजा था। उन्होंने भारत में मुस्लिम शासन की प्रशंसा की क्योंकि मुसलमान जाति व्यवस्था के उल्लंघन करता थे। यह जुनून तब चरम पर पहुंच गया जब उन्होंने मुसलमानों को खदेड़ने के लिए शिवाजी की निंदा की। उन्होंने मुसलमानों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए उनकी प्रशंसा की, यहाँ तक कि उन्होंने हिंदुओं को इस्लाम से दूर रखने के लिए अपना काम लिखने के लिए ज्ञानेश्वर की भी आलोचना की। इन बयानों से पता चलता है कि ज्योतिबा किस स्तर तक पहुंच चुके थे। यह अन्य जातियों पर ब्राह्मणवादी अत्याचार के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। हालांकि गैर ब्राह्मण विचारधारा में एक सूक्ष्म बदलाव आया क्योंकि फुले ने कुनबी किसानों को
संगठित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। ब्राह्मण प्रभुत्व वाली पूना सार्वजनिक सभा के इस दावे के विरोध में कि वे किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जमीन पर काम करने वालों की एकता पर अधिक जोर दिया गया। कुंभी किसानों पर ध्यान केंद्रित करने के इस बदलाव से मराठा पहचान का विशेषाधिकार भी प्राप्त हुआ जो उन्हें प्रिय थी, और उनके क्षत्रियत्व का दावा, जैसा कि रोजालिंड ओहानलोन ने तर्क दिया है, कभी कभी खतरनाक रूप से एक के करीब लगता था। सरल संस्कृतिकरण का दावा। फुले ने यह दावा करके इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया कि ये क्षत्रिय जो के पूर्वज थे मराठा शूद्रों के साथ सौहार्दपूर्वक रहते थे, आर्य आक्रमणों का विरोध करने में उनकी सहायता की, लेकिन क्षत्रियत्व पर इस जोर के कारण दलितों की लामबंदी में रुचि भी कम हो गई। दूसरे शब्दों में, जबकि इस क्षत्रिय पहचान का निर्माण ब्राह्मणवादी प्रवचन का मुकाबला करने के लिए किया गया था जो उन्हें निम्न जाति का दर्जा देता था, इसने एक विशिष्ट लोकाचार भी पैदा किया जिसने उन्हें दलित समूहों से अलग कर दिया, जिन्हें पहले एक समय में भाई भाई के रूप में माना जाता था। फुले के अपने समावेशी संदेश से प्रेरित परंपरा विडंबना यह है कि पहचान के ऐसे स्वदेशी निर्माणों ने औपनिवेशिक रूढ़िवादिता पर भी प्रभाव डाला, क्योंकि दलित महारों और मंगलों को अब मार्शल नस्लों यानी क्षत्रिय वंश के रूप में नहीं माना जाता था, और इसलिए उन्हें 1892 से सैन्य सेवा से बाहर रखा गया था। औपनिवेशिक शासन ने जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया। इसके पूर्व औपनिवेशिक राजनीतिक संदर्भों ने लेकिन ज्ञान संस्थानों और नीतियों की अपनी नई संरचनाओं के साथ इसे फिर से परिभाषित और पुनर्जीवित करके इसे जीवन का एक नया पट्टा दिया। औपनिवेशिक शासन ने अवसर पैदा किए जो सैद्धांतिक रूप से जाति मुक्त थे। भूमि एक विपणन योग्य वस्तु बन गई। कानून के समक्ष समानता न्यायिक प्रशासन का एक स्थापित सिद्धांत बन गया। शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार को जाति और पंथ की परवाह किए बिना प्रतिभा के लिए खोल दिया गया था, लेकिन फिर भी पहले से मौजूद सामाजिक व्यवस्था और विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को बनाए रखा गया था। समाज सुधारक ने असमानता और अलगाववाद पर हमला किया और समानता उदार बुर्जुआ में और उनके द्वारा बुलाए गए सहयोग के लिए खड़े हुए लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष के लिए प्रयास करने के बजाय वास्तविक दुनिया में बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया गया जिसमें वे रहते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के विकास में एक शक्तिशाली बाधा बताया। इन परिस्थितियों में समाज सुधारकों को सरकार का समर्थन मिला और इसके विपरीत फुले पर अक्सर अपने दृष्टिकोण और कामकाज में ब्रिटिशों के पक्षपाती होने का आरोप लगाया गया। उनका संघर्ष ब्राह्मणवाद के विरुद्ध था। वह हालांकि व्यक्तिगत ब्राह्मणों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। जब उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला तो उन्हें मिला एक ब्राह्मण के घर में आवास के बाद डोंगरी जेल से तिलक की रिहाई के लिए उन्होंने एक आयोजन किया। उनके सम्मान में स्वागत हालांकि वह रहा है। मुसलमानों और अंग्रेजों के प्रति उनके दृष्टिकोण और उच्च जाति के हिंदुओं के खिलाफ भी उनकी आलोचना की गई। आंदोलन में एक कट्टरपंथी प्रवृत्ति भी थी जिसका प्रतिनिधित्व सत्यशोधक समाज ने किया, जिसने बहुजन समाज या बहुसंख्यक समुदाय या जनता और शेठजी भट्टजी व्यापारियों के बीच सामाजिक द्वंद्व को स्पष्ट करके एक वर्ग सामग्री विकसित की। और ब्राह्मणवादी आंदोलन धीरे धीरे ब्राह्मण प्रभुत्व वाली कांग्रेस का हिस्सा बन गया। दलित उत्थान के अग्रदूत के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में दलित अधिकारों के मुद्दे को उठाने का श्रेय महात्मा ज्योतिबा फुले को जाता है। उन्होंने न केवल महिला शिक्षा सहित उनकी शिक्षा पर जोर दिया बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की भी मांग की। उन्होंने असमानता का कड़ा विरोध किया। दूसरी ओर उन्होंने जाति व्यवस्था पर आधारित एकता की अवधारणा और अंग्रेजों की जाति व्यवस्था की प्रशंसा की और उसका समर्थन किया। हालांकि उनकी जाति व्यवस्था में कुछ विभाजन है, लेकिन यह हिंदू धर्म ब्राह्मणों और दलितों जितना व्यापक नहीं था। मध्यकालीन भक्ति संतों की तरह ज्योतिबा फुले ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया। महाराष्ट्र के एक दलित सुधारक के रूप में उन्होंने दलितों की स्थिति में सुधार लाने की पहल की और बाद में डॉबी आर ने इसकी कमान संभाली। अंबेडकर और जिन्होंने भारतीय संविधान में दलितों को दिए गए विशेष स्थान को उचित ठहराया। हालांकि गांधी सहित 19वीं और 20वीं सदी के समाज सुधारकों ने भी जाति आधारित सामाजिक भेदभाव को कभी कभी अपने अंतर्मन से और कभी कभी राजनीतिक औचित्य के कारण हल करने का प्रयास किया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।